नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर अब सांप का कांटा बन चुका है, जिसे हर उड़ती चीज में भारत ही नजर आता है। एलओसी पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स और 8 ब्रिगेड्स की तैनाती कोई बहादुरी नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधा हिसाब करता है, और इसलिए मुनीर ने हथियारों की दीवार खड़ी कर ली है ताकि डर छुपाया जा सके। मगर सच ये है कि ड्रोन जैमर सिग्नल रोक सकते हैं, भारत का इरादा नहीं। तो भारत पाकिस्तान एलओसी पर क्या चल रहा है, आपको इसकी पूरी डिटेल्स देंगे। तो वहीं पाकिस्तान ने लीबिया सैन्य गुट के लीबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए के साथ 4 अरब डॉलर मतलब लगभग 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हथियारों की डील कर ली है। यह पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियार निर्यात डीलों में से एक है। तो ये समझौता क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चुनाव के बाद झेलम और नीलम के जलस्तर में कमी होने पर पाकिस्तान ने चिंता जताई है। साथ ही सिंधु जल संधि पर भी अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्यों एलओसी में हलचल मची हुई है? मौलाना तो बोल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने महसूस किया कि अल्लाह ने हमें बचा दिया, अल्लाह ने हमारी मदद की, और ये मैंने महसूस किया। मतलब पिट रहे थे, अल्लाह ने बचा लिया, है ना। तो अल्लाह तो लड़ने के लिए नहीं आए, अल्लाह ने किसी और तरीके से आपकी मदद की होगी तो पता नहीं। तो जब अल्लाह ही आपकी मदद कर रहे हैं तो एलओसी के ऊपर क्यों बवाल कर रहे हो? अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दो। वैसे अल्लाह भी नहीं बचा पाएंगे। जिस तरीके की तैयारी उधर हो रही है वो एक रिस्पॉन्स है कि हिंदुस्तान किस तरीके से पूरे बॉर्डर के ऊपर अलग अलग जगहों पे अपनी पूरी तैयारी, जो बार बार आज भी हमारे आर्मी चीफ के द्वारा बयान दिया गया, दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, और जिस हिसाब से हमारी तैयारी है, इसलिए वो डरा हुआ है। डरा हुआ इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से कुछ न कुछ एक्शन होगा। जब ये जो बवाल अंदर, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान के अंदर दिख रहा है उस वजह से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी ये इस्लाम के गोद में झूलने लगता है, जब ये मौलाना का रूप धारण कर लेता है, तब तब कोई शैतानी करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे डेस्परेटली एक कोई ऐसा क्राइसिस चाहिए कि ताकि जो इसके खिलाफ विद्रोह आर्मी के अंदर और सिविलियंस कर रहे हैं उसको कंटेन किया जा सके। तो एक बहुत ही शातिराना खेल में वो लिप्त नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो एन केन प्रकारेण, आप देखिए कि जिस तरीके से कोई आर्म डील, तो कभी वो सऊदी अरब से कोई तगमा ले लेना, तो भाई लीबिया के साथ कुछ हम ये कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो इसलिए करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने पोजीशन को लेजिटिमाइज कर सके, लोगों को ये टोपी पहना सके कि देखो हमारे हाथ में जब से सत्ता आई है कुछ न कुछ गुड न्यूज आ रहा है। ये सारी जो तिकड़मबाजी है उसी चीज के लिए। भाई तुम हथियार बनाते हो, सुई बनता नहीं है तुमसे, तुम क्या एक्सपोर्ट करोगे? इधर उधर का माल जो है, तुम दलाली का काम भले कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या शातिराना खेल खेल रहे हैं आसिम मुनीर? देखिए, आसिम मुनीर की समस्या बढ़ती जा रही है। उसको लग रहा है कि अगर इस बार भारत ने अटैक किया तो उस समय जो हमारी स्थिति थी उससे ज्यादा बदतर स्थिति होगी, और इसलिए उसको लग रहा है कि पहले दुनिया भर में मुस्लिम देशों को अपने साथ लाने की कोशिश करो और फिर उस आधार पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करो कि अभी भारत किसी तरीके से कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ न करे। लेकिन
ये मुहिम जो आसिम मुनीर की चल रही है वो इंटरनल क्राइसिस और एक्सटर्नल दबाव के कारण चल रही है। उसके ऊपर दबाव इस बात का भी है कि आपके पास आर्मी की ताकत हो सकती है, लेकिन सिविलियन पावर भी आप अपने अंडर रखोगे तो उसको लोकतंत्र के विरोध में बताया जाएगा, लोकतांत्रिक तरीका ये नहीं है। और जैसे लोकतंत्र से धीरे धीरे भटकता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर यह आवाज उठ रही है कि क्या शहबाज शरीफ ने अपनी सारी ताकत, सारी पावर आसिम मुनीर को सौंप दिया है। और अगर आसिम मुनीर के ऊपर इमरान खान इतने आरोप लगा रहे हैं तो पॉलिटिकल विंग होने के कारण शहबाज शरीफ या उसकी पार्टी के लोग या फिर वहां के मंत्री, प्रधानमंत्री सहित एक बार भी ये बात क्यों नहीं करते कि आर्मी चीफ के बारे में और पॉलिटिकल विंग के बारे में जो बात होती है वो पॉलिटिक्स में आर्मी के बारे में चर्चा नहीं हो सकती, बल्कि ये कोर्ट का फैसला है जिसके कारण आर्मी चीफ को इससे दूर रखना चाहिए। लेकिन जब इमरान खान अटैक करता है तो पॉलिटिकल अटैक के बदले ये आर्मी को आगे कर देते हैं। आईएसपीआर का बयान आता है कि नहीं इमरान खान मानसिक रूप से पागल हो चुका है, दिमागी संतुलन खो चुका है। और उसके बाद जब प्रदर्शन की बात होती है तो उसमें भी आर्मी आगे आकर कहता है कि नहीं ये देशद्रोही व्यवहार है, पुलिस के माध्यम से या पैरामिलिट्री फोर्सेस से या फिर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के माध्यम से ये नहीं बताया जाता, बल्कि आर्मी सीधे इमरान खान से लड़ रही है। तो अभी आसिम मुनीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर इतने जगह पर जो पिछले कुछ समय से मीटिंग हुई, चाहे बहावलपुर में जैश और लश्कर की मीटिंग हुई जिस पर भारत की नजर थी, भारत की तरफ से कहा भी गया, रिपोर्ट्स भी सामने आई, आईबी की रिपोर्ट्स भी रही कि ये जो मीटिंग हो रही है उसमें कुछ न कुछ आगे की कार्रवाई करने के लिए आतंकी अटैक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये पीओके के पास 17 टेररिस्ट कैंप को फिर से एक्टिवेट करने की बात आई, तो इसे लगने लगा है कि अगर ये सारी रिपोर्ट भारत के पास है तो भारत अगर फिर से स्ट्राइक करेगा तो वैसी स्थिति में कुछ समय तक हम उसको रोकने की व्यवस्था पहले एलओसी पर कर ले। और अगर ये एक्टिविटी जो पाकिस्तान की चल रही है, आर्मी मूवमेंट बढ़ रहा है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होगी तो ट्रंप फिर से आएगा, जो फिर से क्लेम किया है कि हमने 8 युद्ध रुकवा दिए, भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वार को हमने रुकवाया। तो ये मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत अगले स्ट्राइक करने के पहले अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने जवाब देने के लिए बाध्य हो। लेकिन भारत का जो वाटर स्ट्राइक है वो तो बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। क्या असली समस्या है पाकिस्तान की? भाई वो कोई कह रहा था कि हमने जो इतने मिसाइल रखे हुए हैं वो शब बारात के दिन नुमाइश करने के लिए नहीं रखे हुए हैं। अगर ये सिंध वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भारत नहीं मानेगा तो हम डैम पे मिसाइल दाग देंगे। दागो, अब दाग क्यों नहीं रहे हो? चिट्ठी लिखा जा रहा है, 20 तारीख को चिट्ठी लिखा पाकिस्तान ने, जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। और लिखा कि भाई आप लोगों ने बहुत इंतहा कर दिए माय लॉर्ड। और अभी तो नीलम और झेलम के बारे में लिखा नहीं, चिनाब के ऊपर चिट्ठी लिखा है कि पानी अचानक से सूख कैसे गया। चिनाब में पानी 0 और 7 और 6 तारीख के बीच आपने 58,000 क्यूसेक वाटर जो अचानक से छोड़ दिया और उसके बाद सब कुछ गायब कर दिया। फिर उसके बाद पता चल रहा है कि भाई जो झेलम नदी है तो नीलम झेलम का पानी भी रोक दिया। वहां 5,000 क्यूसेक रोज आना चाहिए, वो 3,000 पे आके अटक गया है। मतलब पानी जो है वो धीरे धीरे, और इरिगेशन का समय है। तो 2-3 चीजें हैं इसमें। एक, हिंदुस्तान के अंदर एक लॉबी है पाकिस्तानी दलालों की, जो ये कह रहा था कि भाई पानी नहीं रोक पाओगे। पानी कैसे रोक लोगे? उसको रोकने में तो आपको 5 साल 10 साल का टाइम लग जाएगा। यही कहा जा रहा था ना जब ऑपरेशन सिंदूर के समय ये कहा गया था कि भाई पानी रोक देंगे, हम जो है इस मुआहदे से जो है बाहर जा रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है। क्राइसिस ऐसी हो गई है कि जितने भी वहाँ पे जो डैम्स हैं, जो इंडस और तमाम ट्रिब्यूटरीज के जरिए जिसमें पानी जाता है, पानी अभी कम हो रहा है। अब तो बारिश का भी समय खत्म हो गया और अभी तो जाड़ा ही है। बारिश आने में अभी तो जुलाई,
अभी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब आप ये समझिए घुटने टेकेगा पाकिस्तान, क्योंकि आज पानी अभी ऊपर कम हुआ है और सिंध के असेंबली में आज ही बड़ा बवाल हुआ है कि वहां की पानी की किल्लत हो रही है। तो ये सारा चीज कुछ दिनों के बाद वाटर वॉर शुरू हो जाएगा, वाटर क्राइसिस की वजह से सिविल वॉर हो जाएगा ये पाकिस्तान के और इस वाटर क्राइसिस के बीच में अमित शाह ने भी मीटिंग की है। आगे किस तरह से कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है भारत? आगे तो यही लग रहा है कि मंगला डैम के पास जो अभी ये सवाल उठा रहा है कि 3000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है, ये 1000 क्यूसेक करने की मोदी और अमित शाह की प्लानिंग है। अमित शाह ने बैठक ली, CR पाटिल भी थे, जल शक्ति मिनिस्टर, और उनसे कहा गया कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान सवाल उठा रहा है कि नहीं, अभी पानी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी गेहूं की फसल पंजाब में होगी, धान की फसल के समय तो कुछ बाढ़ से प्रभावित होने के कारण खत्म हो गया, बारिश इस बार ज्यादा हुई, बाढ़ को ये रोक नहीं पाए। बाढ़ के प्रभावित लोग अभी पाकिस्तान के अंदर भी वैसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कि पंजाब में, भारत के पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं भगवंत मान के खिलाफ कि नहीं, हमारा मुआवजा बढ़ाओ। पाकिस्तान में इससे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और वो लोग भी सड़कों पर हैं। तो लेकिन इस बीच जो गेहूं की फसल के ऊपर नजरें टिकी हुई थी कि सरसों गेहूं की फसल कम से कम बेहतर हो जाए, इसी समय में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत नहरों की थी। और उसके बाद जब ये पानी कम हो गया है तो वाटर लेवल भी डाउन हो गया। अब वहां पर नीचे से पानी निकालकर भी पटवन करने की सुविधा नहीं है। उधर जो अफगानिस्तान ने कोयला रोक दिया है, उसके कारण बिजली की सप्लाई भी थोड़ी ठप हो गई है, और इसके कारण सप्लाई जो चेन खत्म हुआ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके ये सबमर्सिबल जो चलाते थे वाटर क्राइसिस के समय में, अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करते थे, वो भी कम हो गया है। तो छटपटाहट इन लोगों की यही है कि अभी अगर रबी की फसल कमजोर हो गई, खत्म हो गई, तो पाकिस्तान के लोग जो धान की फसल बर्बाद होने के कारण सड़कों पर है, अब आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में तो भुखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। और इसीलिए ये बार बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी ये सवाल उठा रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक साजिश भारत की है, और भारत सरकार उसी लेवल पर आगे बढ़ रहा है कि 1 महीना के अंदर यूटिलाइजेशन इतना बढ़ा दो कि पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ रही है, पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सिंधु जल संधि को लेकर अमित शाह ने मीटिंग की है। बैठक में सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद उसके जल के अधिकतम उपयोग की रणनीति पर चर्चा और प्रस्तावित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत की रणनीति तय है और पाकिस्तान पर टूट रहा दुखों का पहाड़ है, और बॉर्डर में भी हलचल तेज हो गई है। तो पाकिस्तान पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।